शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट। तो डोसा हट अब मल्टी क्यूजीन प्योर वेज रेस्टोरेंट लेकर आ गया है। 100 से भी ज्यादा हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिला तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आए। आसनसोल लाफ्टर चैलेंज लास्ट ऑडिशन के जज आरजे सुदीप्तो सर मौजूद है, एक बार उनके लिए जोरदार ताली। इस शिल्पांचल नहीं बल्कि पूरे देश में अपने हास्य कविता की वजह से जाने जाने वाले प्रख्यात कुख्यात हास्य कवि पवन बागी बिहारी सर हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो करते हुए आज का हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्म नंबर 12 जीशान सिद्दीक को आवाज दूंगा कि वो आए और अपना जवाब पेश करें। जीशान सिद्दीक। हेलो एवरीवन, मैं एक चुटकुला पेश करना जा रहा हूँ। एक वकील ने जज को कहा, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे वकील को बाइज्जत बरी किया जाए। जज ने कहा, किताब पेश किया जाए। किताब पेश की गई। जज ने देखा पेज नंबर 15 खोला, उसमें 1,000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही दो तीन सबूत और पेश किए जाए। और एक चुटकुला। एक बार मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा। जब उड़कर वापस आया तो उसके बाप ने पूछा, कैसा लगा उड़कर? मच्छर का बच्चा बोला, बहुत अच्छा, जहां भी गया लोग तालियां बजा रहे थे। और एक शायरी। फराज सुनो नाराज हो गया, फराज सुनो नाराज हो गया। आप लोग इतने गौर से क्यों सुन रहे हो? आप फराज हो गया। एक चुटकुला। थोड़ा दूर रहिए। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के के साथ हो जाती है। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे लड़का बड़ी चाव से खा रहा था। तभी एक निवाला उसके गले में अटक जाता है। वो खांसते खांसते मर गया और पत्नी रोते रोते बोली, हाय ये क्या हो गया? पानी भी ना मांग सके, वाटर वाटर करते ही मर गए। और एक चुटकुला। चमचम करती चांदनी टिम टिम करते तारे, चमचम करती चांदनी टिम टिम करते तारे, ताली कोई बजा नहीं रहा है, तो सभा में आए क्या सारे? एक और चुटकुला। जिंदगी में अगर आपसे कोई पूछे कि आपने क्या खोया है और क्या पाया, तो पूरे विश्वास के साथ कहना कि गाजर के हलवे में जो डालते हैं वो खोया है और खटिया के नीचे जो 4 डंडे हैं वो पाया है। परेशान होने की जरूरत नहीं। और अगर जीवन में कोई समस्या आ जाए तो किसान के पास चले जाना, क्योंकि उसी के पास हल है। थैंक यू एवरीवन। ये थे जीशान। इसके बाद मैं वारिस खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए। फॉर्म नंबर 11। Hello everyone. My name is Imli Waris Khan. Address Rail Park Road, Asansol 2. मैं यहाँ पे सबसे जूनियर हूँ। जूनियर का ही आप लोग से उम्मीद है, 2 चीज़ का ख्याल रखें मेरे लिए। एक ताली मारे और एक चेहरे पे मुस्कुराहट रखें अपने साथ। 2 चीज़ की याद रखें। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में भूत भाई आए हुए हैं। मैं भूत भाई से बात करूंगा। भूत भाई, आप बॉम्बे कैसे आए? या बॉम्बे आप आते रहते हैं? मैं तो हमेशा आते रहता हूँ। यहाँ के खबर हो आप सब, और
कबर में और शमशान घाट में आते रहता हूँ कि अभी मुझे यही परेशानी हम लोग की बहुत बड़ी चल रही है बिल्डरों की वजह से। वहाँ पे जमीन खरीद के शमशान घाट में बना रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की वजह से हम लोग अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं पाए। तभी हम लोग मिल लेते हैं इसी वजह से, लेकिन हम लोग लिफ्ट के नीचे से जाकर हम लोग बर्थडे बना लेते हैं इसी वजह। हाँ भूत भाई आपकी शादी हो गई है। मेरी अम्मी तो अभी शादी करवाने की बात चल रही है, अभी तो शादी नहीं हुई है। अभी भूत या चुड़ैलों की रिश्ता चल रही है। अच्छा अभी मेरी अम्मी को चुड़ैलों ने फोटो भेजी है। भूत भाई आपकी फोटो तो नहीं आती है जी, हमारी फोटो तो नहीं आती। हमें नेगेटिव तरीके से हम लोग फोटो देख लेते हैं, यानी हम लोग खूबसूरती का अंदाजा कर लेते हैं। एक आपको सुनाना चाहता हूँ। वैलेंटाइन डे के दिन मैं देखता हूँ 4 कुत्ता, एक कुतिया और एक लेंगड़ा कुत्ता पीछे बेचारा, क्या बोले उसके बारे में आपको, इस तरह से कुछ करते बेचारे लोग। सब कुत्ता तो करता है, मैं बेचारा लेंगड़ा कुत्ता भी सबर कर रहा है इसलिए बस बेचारे उसका जो उस्ताद रहता है देखता है उसे, बेचारा लेंगड़ा कुत्ते में माया। ऐसा कुत्ता तो जा रहा है कुतिया के पीछे पीछे, और जो उसका उस्ताद रहता है तो उसे माया आता है, एक लाठी को ढूंढता है, लाठी मिलता है। जो 4 कुत्ता रहता है उसे जाकर मारता है, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अब जो उसका उस्ताद रहता है जाओ उससे मिल लो, प्यार कर लो। ऐसे दूसरा दिन उसका उस्ताद फिर जाता है 3 कुत्ता, एक कुतिया, फिर वो लेंगड़ा कुत्ता पीछे पीछे, फिर लेंगड़ा कुत्ता अपना उस्ताद लेता है। बस सरदार जी का दिमाग सटक गया इतने में। अब सरदार जी अपने बुलाए, ये लाठी ढूंढा, लेंगड़ा कुत्ता मारा धबा धबा। जो कुतिया था, कुत्ता का बाल बच्चा था जो सरदार जी का बच्चा का पूछा, आप इसे क्या है मारा? कल इसकी मजबूरी मैंने समझ के इसलिए उसे मुलाकात करा दिया, दोस्ती करवा दिया। तो क्या ये मेरा धंधा है क्या ये करवाने का? एक शायरी में बोलना चाहता हूँ, फरवरी का महीना बहुत अजीब होता है। मैं आपको बताऊं कितनों के दिलों को तोड़ा है ये कमबख्त फरवरी, कितनों के दिलों को तोड़ा है ये कमबख्त फरवरी, अही नहीं किसी ने इसके दिल घटाए हैं। थैंक यू। ये थे वालिद खान। इसके बाद मैं फॉर्म नंबर 19 मुस्कान खातून को बुलाना चाहूंगा। मुस्कान खातून। सर ये माइक मिल जाएगा? हाय हेलो हेलो हेलो, मैं मुस्कान। मैं कभी भी घर से बाहर जाती हूँ ना तो मेरी मम्मी बोलती है कि कभी भी किसी शुभ काम के लिए जाओ तो अपने दाहिने पैर आगे रख के जाया करो। तो मैं अपनी एक फ्रेंड की शादी में गई थी कुछ दिन पहले ही। वो लोग ना मुझे बाराती के स्वागत के लिए खड़ा करा देते हैं। मैं भी बाराती का स्वागत कर रही हूँ। मैं लड़की के मामा को अंदर नहीं जाने दे रही हूँ। आधे घंटे तक मेरी मामा जी से बहस चली। उसके बाद बारातियों ने मुझे जो पीटा है, इतना पीटा है, वो बोल रहे हैं मुझे मेरी मामा के दाहिने पैर दिख भी रहा है। एक तो हमारा मामा सारा रास्ता लंगड़ी खेलते हुए आ रहा है, अब
बहुत खूब, ये थी मुस्कान। इसके बाद मैं फॉर्म नंबर 80 जावेद इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए। ऐसा है कि आज का जो माहौल है इतना मशगूल है, इतनी मसरूफियत है लोगों में कि एक काम करने के लिए जाते हैं तो दूसरा काम भूल जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसे भूल जाने की आदत है, हर कुछ भूलता रहता है। तो एक दिन वो अपनी बीवी के हमरा जा रहा था अपना ससुराल, तो अपने ससुराल जाने से पहले स्टेशन पे बैठ के गाड़ी के इंतजार कर रहा था। गाड़ी आई, वो खुद बैठ गया, बीवी को भूल गया। तो वो बहुत डांट पड़ी उसको। तो वो मेरे पास आया और उनसे कहा कि यार कोई इलाज बताओ, मेरी तो याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो उसने कहा कि तू डॉक्टर को दिखा। बोले नहीं, मुझे अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खानी। बोले ठीक है, तू तो हकीम के पास चला जा। तो वो भुलक्कड़ दोस्त मेरा आज वो हकीम के पास गया है अपना इलाज करवाने के लिए। हकीम के पास जाता है। आदाब हकीम साहब। आदाब आदाब। जी क्या है, कौन है आप? ये एक मरीज हूँ। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, एक ही है। आगे बताइए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आइएगा। जी आप खुद बीमार हैं और अपना इलाज करने से मजबूर हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज तबीयत कुछ नासाज है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे आपको क्या शिकायत है? जी मुझे क्या शिकायत है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ जी? हाँ मुझे याद आया, मुझे भूल जाने की बीमारी है, भूल जाने की आदत है। अच्छा, आपको भूल जाने की आदत है। तो ये आदत कब से है? क्या कब से है? यही भूल जाने की। अभी आपने कहा ना कि भूल जाने की बीमारी है। मैंने कब कहा आपसे भूल जाने की बीमारी? ओहो, मैं ही भूल जाता हूँ कि आपको भूल जाने की बीमारी है। खैर, केस दिलचस्प है, मैं इलाज करूंगा। तो हकीम साहब मैं आपके इलाज से ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ वो तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके इलाज के पैसे मैं पेशगी लूंगा। क्योंकि अगर आपको इलाज के बाद भूल गए तो निकालिए 500 रुपए। 500 रुपए? किस बात के 500 रुपए? अरे तुम्हारे इलाज के। मेरा इलाज? मुझे क्या हुआ है? मुझे हुआ है, आपको नहीं हुआ है। अरे भाई आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? याद कीजिए, अपने दिमाग में जोर डालिए, आप किस लिए यहाँ आए हैं? बाजार जाने के लिए तो नहीं निकले थे? बाजार? हाँ मुझे याद आ रहा है, मुझे याद है। फिल्म के डायलॉग मत बोलिए, अपना नाम बताइए। नाम? मेरा नाम? क्या नाम है मेरा? अभी तो याद था। हाँ जी याद है, मेरा नाम है तमीजुद्दीन। बदतमीज का नाम तमीज। अच्छा आगे बताइए। हाँ तो मिस्टर तमीजुद्दीन साहब। जी किसे पुकारा आपने? मैंने अपने आप को पुकारा। खुदारा आप दूसरों को भले भूल जाइए, लेकिन खुद को तो याद रखिए। जी हाँ हकीम साहब, ठीक है, तो मैं आपके इलाज से ठीक हो जाऊंगा ना? बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए 500 रुपए दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। 500 रुपए दे देता है। अब उसके बाद हकीम साहब चलिए अब अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। आखिरी ख्वाहिश? क्या मैं मरने वाला हूँ? अरे नहीं भाई, ये मेरा उसूल है कि मरीज से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश जान लेता हूँ, उससे उसके नफ्सियात को समझने में आसानी होती है और उसका इलाज करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। अरे वो उसूल है आपका, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं मरना भूल जाऊं। वाह क्या ख्वाहिश है जो हर इंसान चाहता है। लेकिन जनाब आप मेरे इलाज के बाद तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो फिर मरना किस तरह भूलेंगे? आप अगर मुझे मारना भूल जाएंगे तो मैं मरना भूल जाऊंगा। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। ठीक है चलिए
अपनी जबान दिखाइए, अपनी कैफियत बताइए। जी क्या बताऊं हकीम साहब, मुझे मेरी बीवी याद नहीं रहती। ये तो खैर बहुत अच्छी चीज नहीं है, अच्छा है जितनी जल्दी भूल जाइए। बच्चों की शक्लें याद नहीं रहती, तो दूसरों के बच्चों को देख लिया कीजिए। बच्चों को मारना भूल जाता हूँ, बीवी को प्यार करना भूल जाता हूँ। ये तो खैर आप जानबूझकर करते होंगे, आखिर अपनी बीवी को कोई कब तक प्यार करे। वैसे कभी भूल से दूसरे की बीवी को प्यार मत कर लीजिएगा। हुआ है, ऐसा भी हुआ है हकीम साहब। क्या? जी हाँ, मुझे याद है, वो शायद जुम्मा का दिन था। मैं अपनी बीवी के हमरा फिल्म भूल गए सावरिया देखने गया था। उस दिन मेरी बीवी ने नीले रंग की साड़ी बांध रखी थी और उसने दाहिने हाथ में वो कंगन पहन रखा था जो फारसी में एमए करने पर उसके वालिद साहब ने उसे तोहफे में दिया था। मेरी बीवी वो कंगन पहनकर फर्राटे से फारसी बोलती है और बहुत खुश होती है, देर तक खुश होती रहती है। और दाहिने बाएं हाथ में उसने वो घड़ी पहन रखी थी जो मैंने उसे उसके 25वीं सालगिरह पर 2525 रुपए में खरीद कर दी थी। जनाब, गैर जरूरी बातें तो आपको इतनी याद रहती हैं और फिर भी आप कहते हैं कि आपको भूल जाने की बीमारी है। मैंने आपसे कब कहा कि मुझे भूल जाने की बीमारी? ओह, मैं ही भूल जाता हूँ कि आपको भूल जाने की बीमारी है। ओह, तो आपको भी भूल जाने की बीमारी है? हाँ, बहुत पुरानी बीमारी है। तो आप अपना इलाज किससे करवा रहे हैं? मैं अपनी बीमारी का खुद इलाज हूँ। मुझे बख्शिए, जाइए यहाँ से, जाइए। सब पूछिए तो आपके केस सुन करके मैं अपनी हिकमत भूल गया हूँ। मुझे बख्शिए, जाइए। ठीक है, तो चला जाऊंगा। तो कुछ अगर मशवरा दे देते। जी हाँ, आप ऐसा कीजिए, छोटी छोटी बातों पर अमल कीजिए तो आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। मसलन ये कि बच्चों को स्कूल लाया ले जाया कीजिए, बीवी को एक खास वक्त में प्यार कीजिए। ओह अच्छा, तो मतलब अपने नौकर को निकाल देना होगा। क्या आप अपनी बीवी को प्यार करने के लिए नौकर रख छोड़ा है? क्या बोलते हैं आप? वो बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए। ओह अच्छा, खैर जो चीज में आए कीजिए, मेरा पीछा छोड़िए, जाइए। ठीक है। वो 500 रुपए, पैसे की बात खूब याद रहती है और बाकी बात भूल जाते हैं। ये लीजिए 500 रुपए, चलिए तूफान में यहाँ से। ठीक है, चलता हूँ। अरे अब क्या है? जी मैं अपनी छड़ी भूल गया था। परसों एक आदमी इसे लाइब्रेरी में छोड़ गया था, तब से ये मेरे इस्तेमाल में आ रही है। सब कुछ लुटा कर यही तो एक छड़ी पाई है। चलता हूँ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये थे जावेद इकबाल साहब। इसके बाद मैं फॉर्म नंबर 2 राज गुप्ता से विनती करूंगा कि वो आए और अपना आशीर्वाद पेश करें। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम राज है और प्लीज यार कोई मत पूछना कि राज तेरे सिमरन का, क्योंकि मैं लाइफ में सिमरन आड़ी लाते रहते हैं। ये सब बात झूठ है, ये सब काल्पनिक बात है। तो मैं ये था कि कुछ दिन पहले कुछ एक दिन आए थे जिसका आपका मेरे सिंगलों का नाता दूर दूर तक नहीं था, मतलब 100 किलोमीटर दूर तक नहीं था। जी हाँ, मैं वही दिन का बात कर रहा हूँ जिस समय हम सिंगलों की जल्दी है। जी हाँ, मैं वही दिन का बात कर रहा हूँ जिस समय बजरंग वाले लाठी लेके पार्कों में चक्कर लगाते हैं कपल्स का तलाश में। जी हाँ, मैं वैलेंटाइन डे के बारे में बात करने वाला हूँ। देखा जाए तो भाई साहब, वैलेंटाइन डे आने से पहले ही मेरे दोस्तों का कॉल आया था। वो भी ऐसे दोस्तों का कॉल आता है कि मेरे को समझ में नहीं आता
जैसे कि वो दोस्त नहीं रहते जिसको आप देख के बोलते ये भी मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। वो भी पता किस लिए आता है? उधार मांगने के लिए। मेरे दोस्त लोग पता है यार, मेरे दोस्त लोग आइटम दोस्त लोग हैं। उन लोग की ऐसे दोस्त लोग के मैं पाला पड़ा लाइफ में, जिंदगी में, जो कि मैं नहीं चाहूँ किसी और का पाला पड़े। लेकिन वही बात है कि यही दोस्तों के साथ लाइफ जीने का मजा भी बहुत आता है। इन लोगों के सब कुछ देखा जाए तो उधार मांगने के लिए आते हैं। देखा जाए तो मैं लाइफ का मतलब कि मूल मंत्र यही है कि जिंदगी में ना हो बाबा की परी तो काय 14 फरवरी के दिन मैं घर में अभी कोई पापा की पड़ी नहीं है मेरे पास, जो कि स्कूटी लेके राइट इंडिकेटर दे के लेफ्ट में चल जाए। वैसे पापा की पड़ी तो मेरे पास अभी तक नहीं है भाई साहब। देखा जाए देखिए, यदि आपका भी शकल बिलो एवरेज शकल के हुआ, ठीक है, यदि आपकी यदि बिलो एवरेज, मतलब आप लोगों का बात कर रहा हूँ, मेरा बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, यदि आपका भी शकल बिलो एवरेज शकल के हो तो आपको कोई ना कोई कभी ना कभी एक बंदा जरूर राय दिया होगा कि भाई लड़कियां शकल देखती है, सॉरी मतलब शकल नहीं देखती है, दिल देखती है। फिर आप लोग ये सब सोच के 3-4 महीना खुद भी हो जाते हो, फिर आपको समझ में आता है कि शकल दिखती किसकी है बे? ओ सॉरी मतलब दिल किसका दिखता है बे? दिल दिखता किसका है? आप यदि देखेंगे तो हम कपल, जैसे कि मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप लोग में से होगा जो कपल रहते हैं उसका दिल ऐसे करके रहता है। आप उसमें कोई काला दिल, पीला दिल का भी बहुत वैरायटी होता है। लेकिन असल दिल आप यदि देखें कभी बायोलॉजी पढ़े होंगे तो ये दिल हम लोग का ऐसा रहता है कि 4-5 जगह से पाइप का लाइन जा रहा होता है खून पंप करने के लिए। इसीलिए बोलता है ये सब फंसा में ना पड़े। देखा जाए तो वैलेंटाइन डे में होता क्या है? देखा जाए रोज डे में आपको 50 रुपए का रोज, हक डे में 1500 रुपए का रिंग, सॉरी हक डे में नहीं, प्रपोज डे में 1500 रुपए का रिंग, 14 फरवरी में रूम का मतलब कि रूम का नहीं, मतलब बस मेरा हो गया। थैंक यू गाइस, मैं यही करता और आप लोगों का शुक्रिया। और एक तो आज मैं जाने से पहले बात बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं ले चुका हूँ, ठीक है। तो मैं जब प्रोग्राम करके जब मैं घर गया था तो मैं माँ बाप पूछे कि कैसा गया प्रोग्राम, तो मैं बोला बढ़िया गया, बट मेरे को इतना नहीं है कि सेलेक्ट तो नहीं होने वाला, आज सेलेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए थैंक यू। मेरे को बहुत कुछ मुझे यहाँ से सीखने को मिला है और मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को फिर से एक चांस देने के लिए। और हमारे प्रिय जजेस का सर जो दोनों बोले थे मेरे को, मैं उसके ऊपर कायम बैठा हूँ और बस मैं ये कहता थैंक यू। राज भाई के लिए एक शेर। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, यही बात सबसे ही कहते हैं। इसके बाद मैं फॉर्म नंबर 20 शहनवाज खान से गुजारिश करूंगा, प्रिंस। आप बोल रहे थे अभी की सिस्टर। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने सुना मेरा नाम अभी गुड्डू भाई ने बोला प्रिंस। इसका मतलब जानते हैं ना आप लोग? नहीं। इसका मतलब तो जानते होंगे, इसका मतलब है राजकुमार। कहीं पे नहीं लगा ऐसा सही बात है, ऐसा मेरे को भी लगता है कि शायद मेरा नाम प्रिंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद मैं गलत घर में पैदा हो गया। तब मेरे घर में पता नहीं ये प्रिंस नाम रखा क्यों, नाम रख दिया प्रिंस, बोलते कि कचरा फेंक कर, नाम रख दिया प्रिंस, बोलते ये सामान ले आओ वो सामान ले आओ, कूली बना के रख दिया भाई साहब। तो बेसिकली मैं मेरे घर पे मैं रहता हूँ, मैं, मेरे फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर।
डोंट इसे आप लोग सीरियस मत लीजिए, ये सब सारा जोक है। हम लोग को ले लिया। अच्छी बात है। तो मेरे ग्रैंडफादर, आप तो समझ रहे हैं ना, ये समय के साथ चले ही आ रहा है, ये बंदा जा ही नहीं रहा है, ये आते ही जा रहे हैं। एक बार कभी मेरे सबसे ज्यादा मेरे दादाजी सबसे ज्यादा बोला कि 80 साल का हो गया यार, अभी तक घर में सबसे बड़ा नहीं हुआ, ये जा ही नहीं रहा है अपना। मेरे फादर ऐसे आदमी, मैं बैठ के टीवी देख रहा था, मेरे फादर आते हैं, कहते हैं मेरे सर पे टपी मारते, चल बिग बॉस लगा। कौन सा फादर अभी बिग बॉस देख रहा है भाई? तो बाप पे जाना नहीं, बाप पे जाना नहीं। भाई साहब ये देख नहीं रहा, ये खेल भी रहा है, ये पूरा सीजन निपटाया है भाई साहब। तो बिग बॉस में जैसे कि सलमान खान का एंट्री होता है, वो आते हैं, क्या चुप आ गई है? मैं बोला कि मतलब मेरे सामने मतलब पापा गाली कैसे दे सकते हैं? तो मैं उनको याद दिलाया कि पापा मैं यहीं बैठा हूँ। बोला हाँ तू भी है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, मैं अपने ग्रैंडफादर, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनके कमरे में गया, मैं देखा भाई साहब ये आदमी चेस खेल रहा है, और मेरी फटी तब जब मैं देखा हूँ कि सामने कोई बैठा भी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ ये दादाजी आप क्या कर रहे हैं? तो मैं चेस खेल रहा हूँ। किसके साथ? समय के साथ। मुझे ये देख हार रहा है, मैंने बोला आपने यमराज यहाँ दबा दिया है, समय तो आपसे हारेगा ही। तो आप लोगों को लगता है कि इस फील्ड में जो भी मतलब अभी जो दौर चल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड, आप जानते हैं सब लोग, सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों का जॉब आप लोग सोचते हो कि बहुत ही टफ है, रफ है, ये लोग दिन भर खड़े रहते हैं। मैं बताता हूँ इन लोगों का कोई काम नहीं है, इनका सिर्फ एक ही काम है, इन लोगों को सिक्योरिटी से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इनका बस यही काम है कि आपको जो भी करना है इस रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। तो एक बार क्या होता है कि आप लोग देखा था ना कि 2019 में काफी अटैक्स वगैरह हुए थे, उरी अटैक हुआ था और काफी चीज हुए थे अटैक। तो मैं कॉर्पोरेट से हूँ, लाइक मैं कोलकाता में काम करता हूँ। तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे ऑफिस वाले लोग क्या किया, इन लोगों ने बाहर मेन गेट पे ऐसा बोर्ड लगा दिया कि आर्म्स एंड एनिमेशन नॉट अलाउड। बस इनको लगा कि अब ये आतंकवादी आएंगे, ऐसा सेना को डॉज वॉच करके आएंगे और यहाँ आके देखेंगे बोर्ड, कॉल लगा रहे अपने हेडक्वार्टर पे कि जनाब यहाँ तो हमला नहीं कर पाएंगे। क्यों? इन लोगों ने मना कर रखा है, यहाँ अलाउड ही नहीं। कहीं और बताइए वहां हमला करेंगे। तो ये सिक्योरिटी गार्ड है, एक बार ऐसे ही लाइक गाड़ी भर के आतंकवादी आया, सिक्योरिटी गार्ड कूद के रोक दिया, कूद के उसकी गाड़ी के सामने रोक दिया। बोलता है लोग आतंकवादी सोच रहे हैं, पुलिस को पता चल गया क्या, कुछ हो गया क्या? आतंकवादी भाई आतंकवादी है। पार्किंग बोला अभी 2 मिनट दे, पूरा बिल्डिंग उड़ा दूंगा, सिर्फ पार्किंग बचेगा। लगा गाड़ी कितना लगना है गाड़ी? लाइक मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे एज ए स्टैंड अप में परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। तो एक बार आतंकवादी क्या है ना, ऑफिस में घुस गया, वहां जो दौड़ते हुए एचआर होती
कि मंडे को हम कैजुअल अलाउ नहीं कर रहे, दूसरा पैठानी सूट पे चला रहा है। खुदा के देखो गरमा तो ठीक है, पेन ड्राइव अलाउ नहीं है, पेन ड्राइव एकदम अलाउ नहीं, क्लाइंट का टोटल डेटा चोरी नहीं होना चाहिए भाई साहब जी। ठीक है, शुक्रिया। ये थे प्रिंस भाई। पहले ऑडिशन में जो शेर राज भाई के लिए मैंने कहा था, इस बार प्रिंस के लिए कि खुदा करे ये साल आपको रास आ जाए, जिसे आप चाहते हो वो आपके पास आ जाए, और इस साल कुमारे ना रहे हमारे प्रिंस भाई, ऐ काश इनका रिश्ता लेकर इनकी सास आ जाए। इसके बाद मैं फॉर्म नंबर 21 पुतुल मांडी से गुजारिश करूंगा कि वो आए, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा माइक से थोड़ी दूरी इख्तियार करके रखिए ताकि आवाज आपकी क्लियर सुनाई दे। जितना आप सर की बोलिएगा उतना इनको होगा और समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा दूरी बना के रखिए तो अच्छी आवाज आएगी। हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुतुल मांडी है। इस नाम से हमको बड़ी परेशानी हुई, हर जगह पे परेशानी हुई। लड़की जैसा नाम, स्कूल में एक बार हम लोग का एचएस का एग्जाम और हमारा सेंटर पड़ गया, लड़की होता हम खोज रहे अपना सेंटर। अरे मेरा सेंटर किधर है? सर बोले तुम्हारा नाम की? तो सर हमारा नाम पुतुल मांडी। अरे ताले तुम्हारा नाम मेल दिखे अच्छे। हम अब बोले सर हम की करे परीक्षा दो। अरे ठीक है, तो मैं भी सेंटर कर दी। एक बार फिर मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम भरा, सर उसमें मेरा वोटर लिस्ट आया, उसमें मेरा लिंक आया, इसमें वोटर लिस्ट में मेरा लिंक आया कि सर इसमें तो आपका स्त्री लिंक है। अरे भाई तो फिर परेशान हो गया। जो 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 मैं सर मैं यहाँ करने आया हूँ वो है मिमिक्री। अब मिमिक्री में सर मोटू पतलू जॉन का मिमिक्री करूँगा। एक बार जॉन क्रिया करते थे, आप सुनिए। अरे भाई घसीटे मेरे यार, जॉन कटी में गया यार। घसीटा उड़े बाबा, लोगों को गाड़ा से निकालने का हमारा 20 साल का तजुर्बा है। अरे जॉन तुम गाड़ा में कैसे गिर गया यार? जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मोटू पतलू के अलावा मुझे इस गड्ढे में गिराएगा कौन? वो क्या कविता कही है? कविता के बच्चे कविता को छोड़ो, पहले मुझे यहाँ से निकालो। राजकुमार साहब, लगता है कि हमको पहले लगता है कि ये बंगाली है। जब भी कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं जाने। हमको लगता था कि इनको तो पता है, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। जाने हम, ठीक है। तो सर अभी हम बात करेंगे रील्स के बारे में। अभी सबको रील्स बनाता है, तो लड़कियां देख रहे सर आजकल लड़कों का आवाज में ज्यादा रील्स बनाते हैं। लड़के जब जिसको भी लड़कों का आवाज में रील्स बना रहे हैं। ये सुनकर हमारे गरीबों के ऋतिक रोशन साहब ऐसे थोड़ी ना होता है, सवाल है पीछे रख गया। माँ मैं आ गया हूँ, माँ मैं आ गया हूँ। माँ तुम्हें पता आजकल सारी लड़कों और रील्स बना रहे हैं। माँ हमारे सुनील शेट्टी साहब कहाँ पीछे रहने वाले थे? अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। ये धरती मेरी माँ है। माँ तुम्हें पता है माँ, मैंने उसे छोड़ दिया। माँ कौन बेटा? अंजलि को माँ, मैंने उसे छोड़ दिया। माँ तुम्हें पता है माँ, वो आजकल लड़कों के बालों पर रील्स बना रही है। माँ हमारे शत्रु सर
आज चढ़ कर जो रिल्स का छोड़ सोमवार तक कहवा के सुबह सोमवार तक कहवा के सुबह बहुत रिल्स बनाना है। लास्ट में जो कहना चाहते हैं आप सबसे, आप लोगों ने मुझे बुलाया इस बात के लिए, सावन के झूलों में झूला बना के झूलूंगा, सावन के झूला में झूला बना के झूलूंगा, आप लोगों का यह शान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो बोल के कविता है, कविता के बच्चे कविता को छोड़ो, पहले जज से पूछो हमारे यहाँ में कैसा लगा। इसके बाद आ रहे हैं अमित कुमार सही, फॉर्म नंबर 15। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मौजूद सारे श्रोतागण आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पे मौजूद हमारे जज पंकज जी और सभी जजों को आदर प्रणाम करता हूँ। आप सभी को चरणों को छू के प्रणाम करता हूँ। चरणों में मौजूद धूलकर को प्रणाम करता हूँ। उस कणों में मौजूद परमाणु को प्रणाम करता हूँ। परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूँ। इस हिसाब से कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। इससे पता नहीं प्रणाम हो या ना हो, मगर ये तो जरूर पता चल जाएगा कि एक साइंस का स्टूडेंट जरूर है। खैर आइए हास्य की बातें करते हैं। हास्य हमारे जिंदगी में कभी भी कहीं पर भी मौजूद हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं जो खड़े हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कृपया बैठ जाए, क्योंकि सीट खाली है। वो कारण है एक, मैं आपको बताता हूँ बैठने के लिए मैंने क्यों कहा है। दरअसल मैंने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें लिखा था कि यदि आप किसी अंग का प्रयोग करना बंद कर दें तो वह समय के साथ लुप्त हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई अंग सुबह सुबह लुप्त हो जाए जिसे आप बहुत ही उपयोग में लेते हैं। खैर हाँ, हास्य की बातें कर रहा था, तो आप लोगों को बता दूं कि आपकी तालियां ही मुझे सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो जैसा कि एक कलाकार रोटी नहीं खाता है, एक कलाकार रोटी नहीं खाता है, वह केवल तालियों का भूखा होता है, और अगर उसे सही समय पर तालियां ना मिले बेचारा भूख से ही मर जाता है। जी, तो आप सभी से एक वाकया मैं जिक्र करूंगा। आगे आते समय बस में निशांत भाई ने बताया कि लेट क्यों हो रहे हैं, तो दरअसल मैं बस में ही बैठा था। दो लोग आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, वहां पर बैठ करके वो उसको गाली दे रहा था, वो उसको गाली दे रहा था। मैं 15 मिनट से बस में बैठा था, मैं उसको गाली देता हुआ देख मुझे रहा नहीं गया। फिर मैंने उन लोगों को समझाया, तब जाकर के उन लोगों के बीच मारपीट हुई है। फिर मैं वहां से निकल गया, जल्दी से भागता हूँ। और बात रही इसी तरह से एक वाकया हुआ हमारे साथ कि सुबह सुबह चाय पीने के लिए मैं गया था। यही फेमस है हमारे यहाँ आसनसोल में चाय। तो बैठा था टपरी पे, तो मैं चाय लेने का जस्ट विचार कर रहा था, देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को। तो देखा कि उधर से एक पुलिस वाला आया। पुलिस वाला बोलता है चाय वाले को कि भाई साहब एक देशभक्ति चाय बनाना। मैं भी टेंशन में, साला देशभक्ति चाय ये कैसी होती है? आपकी तो कहीं बोर्ड पे लिखा भी नहीं है देशभक्ति चाय। मैंने देखा, वो किनारे गया, उसने चाय निकाली और पुलिस वाले को पिलाया। पुलिस वाला पिया, बोला वाह क्या चाय है, और बोल करके बिना पैसे दिए चला गया। मैं भी टेंशन में, मैं बोला भाई साहब मेरे लिए भी एक देशभक्ति चाय बना। वो बोला देखिए देशभक्ति चाय केवल पुलिस वालों के लिए है, हम आम आदमी को देशभक्ति चाय नहीं देते।
मैं बोला देख तू 10 के जगह 20 ले, मगर मुझे देशभक्ति चाय पिला, आज मैं देशभक्ति चाय पिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो बोला भाई साहब मैंने आपको समझाया ना, देशभक्ति चाय सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों के लिए है, यह आम आदमी के लिए नहीं है। मैं अड़ गया, मैं बोला देख तुझे नहीं पिलाना है तो मत पिला, मगर बस इतना बता कि इसे बनाते कैसे हैं। वो बोला देखिए सुबह 5 बजे मेरी दुकान खुलती है, मेरे दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुसलमान सिख सभी प्रकार के लोग आते हैं, उनका जो थोड़ा थोड़ा चाय बच जाता है उसे मैं मिला देता हूँ और जय हिंद बोल करके पुलिस वाले को पिला देता हूँ। बहुत ही खास है। पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं राजनीति पर लिखा करता था, फिर मैंने बहुत सारे लोगों को जेल जाते हुए देखा, फिर मैंने राजनीति पर लिखना बंद कर दिया। फिर भी एक दो वाक्य जो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। दरअसल यहाँ नारा है, मैं एक नारे के पूरे खिलाफ किस बात के हूँ मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है नारी सशक्तिकरण। जी नारी सशक्तिकरण का मैं नहीं करता हूँ समर्थन, क्योंकि नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष असक्तिकरण, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल गलत है। लेकिन ठीक है, इनको प्रमोट कौन कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर बीवी छोड़ दे। सवाल बात है। अब बताइए प्रधानमंत्री जी, माफी चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए, हर पार्टी सबको सपोर्ट कर रहा। वो देखा मैंने कांग्रेस बोला पंजा छाप पे वोट दीजिएगा, उधर साइड में हर जगह जहां भी मैं कहीं भी देखता हूं हर जगह भारत में ममता बनर्जी जोड़ा छाप पे वोट दीजिएगा, उधर साइड से सपा बसपा सब लगे हुए हाथी छाप पे वोट दीजिएगा। योगी जी एकदम साफ बोले देखिए आप कोई भी बटन दबाइए वोट तो हम ही को कोई बात नहीं, ये सब आम बात है, हाथ से कहाँ नहीं मिलता। अगर आपको हाथ से लेना है तो मैं अपने घर में ही हाथ से लेता रहता हूँ। उस दिन जब मैं यहाँ ऑडिशन देकर के लेट हो गया, लेट से होकर के मैं दोपहर में अपने घर गया, मैंने बोला मम्मी सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाना लगा दो। मेरी मम्मी को चढ़ा है भूत इंग्लिश का, इंग्लिश टॉकिंग करने का। मेरी मम्मी बोली बेटा मुंह हाथ धो ले, तेरे लिए मैं प्लेट लगाती हूँ, तू कहे तो तुझे अपने हाथों से डिनर खिलाती हूँ। मैं बोला मेरी माँ तुझे अगर नहीं आती है इंग्लिश बोलने तो तू क्यों बोलती है? दोपहर के खाने को लंच छोड़ डिनर क्यों बोलती है? वो बोली बेटा जिसे तू रात खा रहा है वो रात का ही खाना है। राइमिंग हुआ भले ही नहीं से, मगर समझ में तो श्रोता को आ रहा है कि नहीं? देखिए ताली जरूर बजाते रहिए, ताली बजाने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हो सकता है कोई जोक आप लोगों को लेट से समझ में आए। राज भाई को पिछली बार मेरा जोक समझ में लेट से आया था और वह ताली रात को बजा रहा था। उसके मम्मी पापा जान गए, बोले इसने क्या देख लिया ना। मगर राज भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, हास्य तो मैं बताता हूँ कि हर एक चीजों में है। एक जैसे कि आप लोगों को बताता हूं कि मैं पढ़ाता भी हूं, तो पढ़ाने में मैं बच्चों को बताता हूं, बच्चे और टीचर में बाप बेटे का रिश्ता होता है, जिसमें बच्चे खुद को बाप समझते हैं, उनसे कुछ भी पूछो वो उल्टा ही जवाब देते हैं। एक दिन मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा अंधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो बोला ब्लाइंड। मैंने पूछा कि बाबू बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो बोला बहरे को कुछ भी बोलो, सुनाए कौन सा देने वाला। खैर रहने दीजिए, और भी वाक्य हैं जिसे मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूं। उन लोगों को एक आता है ऐसे लिखने के लिए, ऐसे निबंध के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। मैंने बोला कि इन लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है निबंध पे, तो एक तरीका बना देता हूं। मैंने बोला बच्चा कोई भी निबंध आए उसे लिखना कैसे है। जैसे एक बार निबंध आया दिवाली पर, तो बच्चे ने लिखा दिवाली भारत का महत्वपूर्ण त्योहार है, इस दिन हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं,
इस दिन राम भगवान ने रावण को हरा करके बुराई सच्चाई से बुराई पर जीत हासिल की थी। पर इस दिन कुछ लोग जुआ खेलते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। जुआ खेलना बुरी बात है। मिस को ठीक है, अगली बार अगले दिन मिस ने टेस्ट लिया और उसे दिया होली पर। उसने लिखा होली भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन हम लोग पुराने कपड़े पहनते हैं, इस दिन हम लोग नए नए पकवान खाते हैं। पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। इस बात को मैडम ने पकड़ लिया कि ये तो लिख तो बहुत बढ़िया रहा है, नंबर तो पूरे आ रहे हैं। तो इस बार मैडम ने उसे ऐसे लिखने दिया पेड़ पर। अब बच्चा टेंशन में, मगर था बच्चा मेरा पढ़ा हुआ, हाथ तो मानेगा नहीं। उसने लिखा कि पेड़ का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ से हमें फल मिलते हैं। पर कुछ लोग पेड़ों के नीचे बैठकर पेड़ को काटकर उसका टेबल बनाकर उस पर जुआ खेलते हैं। धन्यवाद आप लोगों को सुनने को। अमित जी 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 सर, आपकी प्रस्तुति तो ठीक है जी सर। आपने अनिल चौबे का नाम सुना है? जी हाँ सर, जी सर, हाँ जी सर। शंभू शिखर का नाम? जी जी हाँ जी सर, उन्हीं को सुन करके बड़ा हुआ हूँ जी सर। हाँ, नहीं बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही। आपने उन लोगों को यहाँ उपस्थित किया जी सर। और एक और नारी सशक्तिकरण जी बहुत ही फेमस है, अखिलेश दुबे जी जी जी, उनकी 4 लाइन प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्या कर सकता हूँ? हाँ जी 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 जरूर जी। उनकी जो है सबसे फेमस पंक्ति है, मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। जो है पढ़े लिखे वो है संतरी हुए, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी हुए। अपराधी माफिया है आज मंत्री हुए, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी हुए। जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं ये ही गाऊंगा, तो कृपया ताली बजाइए। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी हुए, अपराधी माफिया भी आज मंत्री हुए। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, हमारे देश में वो प्रधानमंत्री हुए। मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मेरा उद्देश्य नहीं, आपने तो रट के अच्छा रखा है, लेकिन ये सारे बड़े कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, शंभू शिखर, अनिल चौबे, अखिलेश दुबे, तो आपने उनको यहाँ कोड किया है। तो आप आगे आप जाएंगे, आपका प्रस्तुति बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन बात है कि ये तो टीवी पर दिखाया जाएगा तो वहाँ मौलिकता थोड़ी भंग हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी सब ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। बस हम 2 ही पार्टिसिपेंट बचे हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे पायलिन पायलमंडी प्लाजा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले आज के जज आरजे सुजीतो सर को कि वो स्टेज पर आए, पहले उन्हें आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जजमेंट का एक बहुत भूमिका रहता है, उनको गुलदस्ता पेश किया जाए। उसके बाद मैं पवन बाकी बिहारी सर से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए, और उसके बाद पायलिन के तनवीर सर से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाए।
पिछली बार जीएम सर और सीईओ संजीव सिंह सर भी मौजूद थे। इस मरतबा वो बाहर हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तनवीर सर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद मैं फॉर्म नंबर 17 सोनाली शर्मा से विनती करूंगा कि वो आए, और आखिरी पार्टिसिपेंट इसके बाद रहेंगे डॉक्टर गजनफर रब्बानी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनाली शर्मा है। मैं दूसरी बार ऑडिशन देने आई हूँ, और पिछले बार तो इतने अच्छे से कुछ हुआ नहीं था, बट इस बार ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट दे सकूँ। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि जब लोग मर जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग सभी उनका शोक मना रहे होते हैं, सभी रो रहे होते हैं कि क्या करें, हाय पटेल जी गए कहाँ चले गए पटेल जी, और वहीं वो ऊपर जाके मजे कर रहे होते हैं, वहाँ अपनी 40वीं सालगिरह मना रहे हैं, पार्टी दे रहे सभी को, बुला रहे हैं आइए आइए हमारी पार्टी यहाँ हो रही है। वो भी पार्टी किस चीज की, 40वीं सालगिरह चल रही है उनकी मरने की। वो बुलाते हैं सभी को, अपने दोस्त को भी बुलाते हैं, और उसमें से उनके एक दोस्त आते हैं भूती, वहाँ टपक पड़ते हैं और बोलते हैं मुबारक हो भूती जी, मुबारक हो पटेल जी, मुबारक हो। तो पटेल जी तो कुछ नहीं बोलते, और विभूति जी बोलते चलते हैं कि आपको पता है ना कि आप मरे कैसे थे। पटेल जी बोलते हैं कुछ नहीं बोले, और फिर इसके बाद विभूति जी बोलते हैं हमें पता है आप कैसे मरे थे, इनफैक्ट आप ना कुत्ते की मौत मरे थे। आपको तो ट्रक ने ठोक दिया था, इनफैक्ट भाभी जी को ठोकने वाला था ट्रक वाला, पर भाभी ने उठा के आपको खड़ा कर दिया। बहुत सही काम किया था, बहुत मजा आया था देख के कि आपको उसने उन्होंने खड़ा कर दिया। तो वैसे भाभी जी कहाँ, धीरे धीरे भाभी जी कहाँ है, तो भाभी जी आती है, माशाल्लाह भाभी जी क्या लग रही है, माशाल्लाह भाभी जी ये तो लग ही नहीं रही है कि भाभी जी 40 साल पहले मरी थी, लग रही है आपकी 16 साल की बेटी है वो। क्या मेंटेन किया लग ही नहीं रही है कि वो 40 साल की है, लग रहा है कि वो 16 साल की है, आपकी बेटी लग रही है वो। क्या मेंटेन किया भाभी जी, मैं बहुत देख के मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। तो पटेल जी बोलते हैं आपको बड़ा याद है कि हम कैसे मरे थे, आपको अपना याद है कि आप मरे कैसे थे, आप मरे थे सुअर की मौत। तो बोलते हैं हाँ, तो बोलते हैं हाँ आप मरे थे 15 दिन से गटर में पड़े हुए थे, 15 दिन से गटर में पड़े हुए थे, लोग आए आपको खींच के निकाला गया नाले से, 20-30 थप्पड़ जड़ के दिए गए आपको, थप्पड़ देने के बाद भी नहीं उठे तो लात मार के डाल दिया गया वापस से नाले में। 5 दिन बाद आपको निकाला गया, 5 दिन बाद आपको खींच के किसी ने लेके गया और शमशान घाट में पहुंचा दिया गया, तब जाके आप यहाँ पे हैं हमारी पार्टी में। तो बोलते हैं कि अरे भाई साहब छोड़िए ये सब बात छोड़िए, बताइए 40वीं सालगिरह आप मरने की कैसे मना रहे हैं। तो पटेल जी बोलते हैं कि ये हमारी 40वीं सालगिरह नहीं है, मरने की नहीं है, तो फिर किस चीज की है, हम मना रहे हैं अपने बेटे की मौत की। कल ही हमारा बेटा आया है अमेरिका से मर के, कल ही उसकी वेलकमिंग हुई है। ओ अच्छा ऐसी बात है, हाँ तो कहाँ है बेटा, कहाँ है, तो बेटा आता है और बोलता है तो अरे वाह बेटी क्या लग रहा हो तुम इस कफन में, कहाँ से लाए कफन। वो अंकल मैं गया था पापा के साथ मम्मी के साथ शॉपिंग मॉल नर्क में, नर्क में हाँ नर्क में शॉपिंग मॉल, कहाँ से कफन ये खरीदा, नर्क में मुझे कफन बहुत पसंद आया, कफन पसंद है हाँ, तो वो कफन मेरे लिए लिया ना। देन अंकल अगर आपको ये चाहिए तो देन गो टू हेल, आपको कफन मिल जाएगा वहाँ तो वहीं पे तो कफन मिलता है ना। तो फिर उसके बाद एक पापा जी आते हैं, वो उनसे फिर भूती जी पूछते हैं कि आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए। तो पापा जी बोलते हैं कि आप कहाँ से मर के आए पापा जी। तो बोलते हैं कि अरे मैं तो गया था शिकार करने के लिए, मैं तो शिकारी हूँ ना, तो मैं शिकार करने के लिए
और पूछ रहे हैं कि क्या कैसा लग रहा है प्रेजेंटेशन आपको, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना आपको, पार्टी आपने 40-20 साल की पार्टी आप दे रहे हो मरनी की, वो भी तो बोलते हैं पहले मैं बता दे रहा हूँ ये 40-20 साल की मरनी की नहीं है, हमारे बेटे की खुशी में हमारा बेटा कल मर के आया है। ओ ठीक है तो ऐसा होता है। देन उसके बाद आप लोगों ने तो सुना क्या होगा, आप लोग तो जानते ही होंगे पैंडेमिक में बहुत सारे लोग मरे थे कोरोना के कारण में, बहुत सारी लाशें जा रही थी एंड हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, लोग इधर उधर भटक रहे थे। तो क्या होता है कि एक शिशु कुमार नाम का आदमी रहता है जिसकी जॉब छूट चुकी है, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है एंड वो जॉब छोड़ने के बाद बेरोजगार बैठा हुआ नहीं नल्ला है और वो पैंडेमिक के बाद में कहता है कि अब क्या करूं, मुझे लगता है बहुत सारी केसेस हो चुकी हैं तो मुझे चले जाना चाहिए शायद अपने गांव। तो चलते हैं अपने गांव, वो वहाँ पे कोरोना का टाइम उस टाइम था तो सोचा कि गांव में बहुत ज़्यादा केसेस कम होंगी। वो गांव जाता है एंड गांव में जाने के बाद उसे दिखता है कि यहाँ तो कोरोना है ही नहीं, कोरोना नाम की चीज़ तो कोई मार्केट में जानता ही नहीं है कि यहाँ कोरोना नाम की चीज़ भी आई हुई है। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे बोल नहीं रहे हैं, वहाँ पे सभी को दिखेगा कि कोरोना का माथा का मेला लगा हुआ है यहाँ, लोग सभी यहाँ पे जलेबियाँ खरीद के लेके जा रहे हैं, आधा किलो जलेबियाँ कोरोना के माथा के मेले में एंड वो जलेबियाँ खरीद के तो लेके जा रहे हैं। और आप अगर मास्क पहन लोगे ना तो आपको ही गिल्टी फील होने लगेगा कि कहीं हम तो नहीं कुछ गलत कर रहे हैं, हमसे नहीं कुछ गलती नहीं हो गया। और फिर अगर मास्क लगा लिए हो तो आप अगर मास्क खरीदने के लिए जा रहे हो ना दुकान पे तो दुकान वाले से मैं गया पूछने के लिए कि भाई साहब एक मास्क दे दो, तो दुकानदार बोलता है क्रिस वो अभी तक नहीं आई, तुमको मास्क कहाँ से दे दें, निकलो यहाँ से, निकलो। फिर उसके बाद मास्क का ये हुआ और मैं मास्क पहन के जा रहा था तो एक आदमी पीछे से बोलता है, एक बंदा कि ज्यादा शो ऑफ मत करो, ज्यादा स्टाइल मत दिखाओ मास्क पहन के, हमारे पास भी मास्क है, हम पहनते नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास भी मास्क है। एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ। अब एक आदमी को देखता हूँ मैं मास्क पहनते हुए, तो मैंने सोचा कि चलो गाँव में लोग तो मास्क पहन नहीं रहे हैं, एक आदमी तो दिखा मास्क पहने हुए, वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी मास्क पहना हुआ है। तो मैं पता है भाई साहब आप बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं, शुक्रिया, आपको देख के मुझे खुशी मिली है, बहुत खुशी मिली है, आपने इतनी जिम्मेदारी वाली काम की है। तो वो भाई साहब निकालते हैं पीछे से गन, बोलते हैं पैसा निकालो। तब मुझे पता चला कि वहाँ डकैत लोग ही मास्क पहन रहे हैं और कोई मास्क नहीं पहन रहा। एंड इसके बाद मैंने देखा कि एक आदमी, अब तो वहाँ से मैं चला गया और एक आदमी मास्क पहना हुआ था। मैंने सोचा कि मास्क तो पहने हुए हैं बट मास्क कहाँ पहने हुए हैं, अपने नाक पे, मुंह पे भी नहीं, उनका मुंह खुला हुआ है, पूरी तरह से खुला हुआ है। मैंने बोला अंकल जी ये क्या किया आपने, मास्क तो नाक में आपने पहना हुआ है, मुंह खुली हुई है। तो बोलते हैं देखो बेटा हमने भी 12 तक साइंस पढ़ी हुई है, हमें ना सिखाया करो, हमें सीखा है कि मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और नाक से लेते हैं ऑक्सीजन। तो बताओ छेद तो है ना, तो कहाँ से लेंगे, हमें ना सिखा, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। तो मैंने सोचा कि इनसे तो बहस नहीं करनी, निकल देते हैं यहाँ से। फिर वहाँ से मैं चला जाता हूँ, ठीक है। और जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब बहुत समय से तो मैं दिल्ली में रह रही थी और वहाँ जाने के बाद मैं सोची कि आप अपने तो घर आ गए हो तो मम्मी पापा को कुछ पता चलता है आपके बारे में बहुत समय रहने के बाद, और मम्मी पापा भी जानते हैं आपके बारे में और आप भी उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा जान रहे होते हैं। आप भी सोच रहे होते हैं कि मैं भी किस घर में आ गया हूँ, इतनी इज्जत। मैं पहले अपने पापा को बहुत इज्जत दिया करता था एंड इज्जत देने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पापा की इज्जत ही नहीं है घर में। मम्मी एक दिन बोलती है जाओ बेटा पापा को खाना डाल के आओ, खाना डाल के आओ। तो पापा कुत्ते की समान है, उन्हें बोलती है खाना डाल के आओ। तो मैं कुछ नहीं बोला और फिर पापा भी मेरे ऐसे हैं कि बोल रहे हैं 5 रुपए का नोट लेके गया था मैं, 5 रुपए का नोट, मुंबई, वहां जाके मैंने लाखों की प्रॉपर्टी कमाई है। पीछे से मम्मी चिल्ला के बोल रही है अब मेरा लाखों का जो कर्जा था दिया तुमने मेरे बाप से, वो कहाँ है, वो तभी तक नहीं दिया तुमने। तो पापा तो मेरे, तो उसके बाद मेरे पापा की इज्जत ही नहीं है घर में। तो 2 बार के बाद तो मम्मी उनकी चाय पूछती
तरीकों से ये देख रहे हैं। मैंने बोला पापा ये अनस्टैंडर्ड चीजें क्यों देख रहे हो, इतना अनस्टैंडर्ड चीजें मत करो। तो बोलते हैं बेटा झूठ तो नहीं बोल रहा कोई एंकर, पक्का सच बोल रहा है। तो मैंने बोला कि देखो पापा ये मुंह में गांजा भर के पाक कर रहा होता है, देखिए फूंक भी नहीं रहा है, चबा भी नहीं रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉपर पकौड़ियाँ तो नहीं जा रही हैं, खा के आता है वो यहाँ पे, खाने के बाद बोल रहा होता है, और वो भी खाने के बाद क्या कर रहा होता है, उसका पेट भरा हुआ नहीं ना होता है, तो बोलता है कि ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो मुझे, कोई ड्रग्स ला के दो मुझे। ये न्यूज़ वो कर रहा होता है। आप क्या सोच रहे हो पापा? अब मेरे पापा ने न्यूज़ देख ली कि चाइना पर कर लिया इंडिया ने कब्जा। अब वो बोले जा रहे हैं जो मोमोज बेच रहे होते हैं एक दिन मुझसे कि बेटा ये मोमोज वाले हमारे देश में आके मोमोज क्यों बेच रहे हैं, इनको बोलो अपने देश जाने को। तो मैंने बोला कि पापा ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, मतलब जो भी है बोलो इनको अपने घर जाने के लिए, हमारे यहाँ मोमोज क्यों बेच रहे हैं। अब बताइए इनको क्या ही कहा जाए। अब पापा को लेके तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था, तो उनको भी तो लेके मेरे प्रति कोई पर्सपेक्टिव होगा ही। वो भी मेरे प्रति बोलते हैं कि इस नल्ले को मैं अपनी प्रॉपर्टी देने वाला था, इस नल्ले को जिसको बार के बाद बाहर नहीं आता, 15 साल से कब्ज है इसे खाने में। कल तो दही में कल मोमोज को दही के साथ पे दिया था, मेयोनीज समझ के बेचारा इतने ज्यादा मेरे प्रति पर्सपेक्टिव इतना अच्छा रख रहे हैं कि बोलते हैं कि इतना अच्छा बेटा मिला है मुझे कि मैं उसको ही इस प्रॉपर्टी के बारे में देने वाला हूँ। एंड उसके बाद क्या होता है कि हमारे गांव में ना कोरोना जब फैला हुआ था तो लोग तो मास्क लगा ही नहीं रहे थे, तो एक बॉय गया था गांव से पढ़ने के लिए, फॉरेन यूके में डॉक्टरी करने के लिए गया था। तो उस टाइम उसने सोचा कि मैं वहीं पे डॉक्टर बन के सेटल वहीं हो जाऊंगा, बट सेटल होने से तरह उसी टाइम उसने देखी स्वदेश मूवी उसने देखी। अब सोचा मैं करूंगा अपनी देश की सेवा, जाऊंगा मैं गांव और वहां जाके खोलूंगा एक क्लिनिक जाके उसने खोल तो लिया। बंदे ने जब क्लिनिक खोला तो बोलता है कि आया और गरीबों ने उसकी तो एकदम हालत खराब कर दी, कोई नहीं बेचारा मक्खियां मारता फिर रहा था वहां पे, उसको कुछ भी नहीं करने को मिला। एंड मक्खियां मारने के बाद वो सोचा कि अब करे तो क्या करे, पेट का सवाल है। तो वो बेचारा डॉक्टर रात में काम करता है, तांत्रिक का बेचारा तांत्रिक का काम करता है, देता है नींबू में मिला के पैरासीटामोल और बोलता है घोटो चूसो उसको, चूसो उसको, ठीक हो जाओ यार, क्यों नहीं ठीक हो रहा, ठीक हो जाओ प्लीज, ठीक हो जाओ। देन उसके बाद वो डोलो में भभूत बना के देता है और बोलता है मुंह पे जीभ पे मल लेना इसको, जीभ पे मल लेना, ठीक ना, कल ठीक हो जाओगे, जीभ पे मल लेना इसको। एंड वो डॉक्टरी का काम इसी तरह से कर रहा था। एंड बोलता है कि अभी जब तुम लोग ठीक हो जाओगे ना तो मेरे पास वापस से आना, मैं और तुम्हें भभूत बना के दूंगा। वो डॉक्टर तो ऐसा ठहरा। एंड जब मैं में मम्मी के साथ में रह रही तो मम्मी लोग जब भी अब गंदे नाली वगैरह से कुछ भी, मेरी मम्मी का पर्सपेक्टिव मेरे प्रति ये है कि मैं हमेशा कीचड़ में से गिर के आई हूँ, कुत्ता मुझे दौड़ा रहा है, मेरा पैर टट्टी पे पड़ गया है भाई, और अगर मैं घर के अंदर घुसने वाली हूँ तो छत पे से चिल्ला के बोलेगी चप्पल नहीं, चप्पल बाहर, पैर अंदर नहीं आना चाहिए, बाहर बाहर बाहर, चप्पल फेंक के मारूंगी, बाहर जाओ। और जब मैं पापा बाहर से कैसे नहा जाते, बोलती है बाहर से नहा के आओ, बाहर कहाँ, खुला खुला कोई नहा जाएगा, बोलती है बाहर से नहा के आओ। तो मम्मी तो मेरी ऐसी। एंड उसके बाद हुआ कि एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ में लूडो खेल रहा थी। इसके बाद मैं डॉक्टर रजत रब्बानी से गुजारिश करूंगा, आज के आखिरी पार्टिसिपेंट डॉक्टर रजत रब्बानी। हेलो, तो सबसे पहले हेलो एवरीवन और हेलो जजेस।
बस मैं इतना कह सकता हूँ जजेस को, क्योंकि मैं खबर आसनसोल को स्पॉन्सर करता हूँ, तो कम से कम 1000 रुपया है ना फाइनल सिलेक्शन होने पर, तो वो तो वसूल कर जाऊँगा। बहुत पैसा दिया है भाई, कुछ तो कमाऊँगा। और यहाँ पे बहुत सारा शायद रेस्ट्रिक्शन है कि असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें, लेकिन मैं वही सोच के आया था, अब तो नहीं करूँगा। है कोई बात नहीं। एक जजेस के लिए है कि अब knife used for other is a weapon, but for us is just like an instrument. समझने बाद में समझ सकते हैं कि एक छुरी जो है अदर यूज करेंगे तो वो वेपन होगा, क्राइम होगा, लेकिन अगर हम यूज कर दे तो ये जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जज के लिए था। खैर समझने वाले समझ गए होंगे। तो बेसिकली मैं आसनसोल के सबसे पॉश एरिया से हूँ, जिसका नाम है रहमत नगर। बहुत पॉश एरिया है, इतना पॉश है कि आपको जोमेटो डिलीवरी बॉय डिलीवरी ना करेगा। अगर आपको लोन लेना है तो आपका लोन पास नहीं होगा, यू हैव टू चेंज द प्लेस, तभी आपका लोन आपको पास होगा। खैर यहाँ पर से सृष्टि नगर, ADDA और सुगम पार्क से कोई है क्या? बहुत अमीर हो, बहुत अमीर हो भाई, सीरियसली बहुत अमीर हो भाई। सुगम पार्क, कचरा उठाने जाते हो। अरे रे मुझे लगा कि सुगम पार्क से, सुगम पार्क वाले बहुत अमीर होंगे। बस वही पेशेंट की वजह से हम जिंदे हैं। अगर वहाँ का पेशेंट ना आए तो फिर हमारा क्या है, हमारा नहीं होगा तो क्या होगा। खैर मैं मोदी जी से बहुत बड़ा फैन हूँ। मोदी जी का एक रीजन है, पहले वो भी सिंगल, मैं भी सिंगल, और उनके एक बात से मैं प्रभावित हूँ कि उनसे इंटरलिंक है मेरा कि मेरी एक और मोदी जी में बहुत सारा सिमिलरिटीज है। दोनों ने अच्छे दिन के वादे किए थे, लेकिन अच्छे दिन तो आने से रहे। और दूसरा सिमिलरिटीज, दोनों ने ऐसा पलटा कि बाद में बोला जुमला है। तो यही था मेरी एक्स और मोदी जी में कॉमन। क्या है कॉमन? और बात ऐसी है कि मैं मोदी जी का फैन हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, और हर मुसलमान, सच्चा मुसलमान मोदी जी का फैन होगा। बिकॉज यू हैव टू प्रूव यू आर सच्चा मुसलमान, यू आर सच्चा देशभक्त, अदरवाइज यू आर नॉट। अगर आप किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हो, अरे ये तो भाई एंटी नेशन है, इसको कोई नहीं देखता। मैं, मेरा फैमिली, मेरा सब कोई मोदी भक्त। मोदी भक्त मतलब अगेंस्ट ममता दी। ममता दी भी बहुत अच्छा की है। देखो जय श्री राम का नारा का क्या इंप्लाई आया, जय श्री राम अगर बोल सकते थे तो रहमत नगर में क्या होता, अल्लाह होता, लेकिन नहीं, दे गॉट अ न्यू आइडिया, खेला हो। ये क्या है? और खेला क्या, बहुत मजेदार चीज था। ममता जी का एक्सीडेंट हुआ है, सामने फुटबॉल है, फुटबॉल से किक कर रही है, लेकिन खेला हो रहा है, ममता जी तो लड़ रही है। ये क्या है भाई? मतलब कुछ भी, कैसे भी, मतलब कुछ भी करना हो ना तो वो वैसा हो जाता है। और मेरे घर में मेरा वैल्यू उतना ही है जितना एक माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन का। हेलो, मेरे घर में मेरा इतना ही वैल्यू है जितना एक माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन का। उनका भी कोई वैल्यू नहीं, मेरा भी कोई वैल्यू नहीं। आज मेरे एजेंसी एरिया में लोगों को लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना है, लेकिन मुझे यह भी रहता है कि कल अम्मी मेरी आलू की सब्जी तो लग जाएगी, क्योंकि हमारे साथ में कुछ नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ एक यही चीज है कि हम और मेरा फैमिली की इज्जत बड़ी है। और हमारे छोटे बच्चे, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनकी गर्लफ्रेंड है लेकिन हमारी नहीं। वो बोलते हैं कि दांतों में दर्द है, मुंह में कैंसर है, गुटखा खोल है, लेकिन बोल अच्छी है, हम खराब। हमारे फैमिली में ये लगता है कि हम और हमारा बेटा बहुत संस्कारी है। मेरे अब्बा को लगता है ये गलत है। मैं संस्कारी बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे इतना ही है पेशेंट कि एक मेरे क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आती तो मेरी बहन लगती है। इवन मेरी वाइफ लेकर होके आ जाएगी मेरी क्लिनिक में, तो मैं बोलूँ क्या हुआ, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वैसा सीन होता है। और खैर मैं एक बोल के आया था कि अगर मैं सबको ज़्यादा भारी होने लगूं तो कॉल कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे बोझ नहीं बनने आया हूँ, तो इमरजेंसी कॉल कर देना। मैं ज़्यादा भारी हो रहा हूँ शायद, तो शायद कॉल आने वाला होगा
कि और इमरजेंसी आया फीलिंग है। और सर आप लोग कहाँ से हो? कहाँ से आप? ये कहाँ है भाई? चित्रा वहीं पे, वहीं ना गैलेक्सी है, जहाँ गैलेक्सी है। हाँ मेरे से बात करनी है तो छोड़िए, मेरे से बात। अच्छा क्या बात करनी है भाई? बहुत हैंडसम हो, क्या बात है? हम तो हैंडसम है, आपका भी पता नहीं। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये बात मुझे पता है। ये 4 साल पहले मुझे पता था कि मैं बिल्कुल हैंडसम नहीं हूँ। आई थिंक मेरा इमरजेंसी कॉल है, आई हैव टू गो। हो गया, बहुत बढ़िया। जिनका नाम ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है, वो लोग प्लीज सामने की सफ में आकर बैठ जाएं। और जिनका ऑडिशन आज हो चुका है वो फिलहाल जा सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को हम लोग रोक ले रहे हैं। जावेद इकबाल साहब आप रुकेंगे, सोनाली शर्मा आप रुकेगी, और मुस्कान रुकेगी, अमित मिश्रा सर आप भी रुकेंगे। और बाकी लोगों से विनती है कि अब हम लोग थोड़ा सा एक जो पहले राउंड के फाइनलिस्ट हैं उनके साथ ग्रैंड फिनाले को लेकर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसीलिए आज का ये ऑडिशन का कार्यक्रम हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।